क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि सी प्लस प्लस जो है हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये सब सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद फीचर्स बताए थे सी प्लस प्लस का फीचर्स क्या होता है ये बताए थे। तो फीचर्स में सिंपल, रिच लाइब्रेरी, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ था, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जो सी प्लस प्लस का होता है। जैसे आपको कुछ आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा प्रिंटफ और स्कैनर। उसी तरह से सी प्लस प्लस में सी आउट और सी इन का यूज होता है आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि सी आउट का काम क्या है। फीचर्स बता दिए थे, हाँ तो वही तो है उसका। बाकी अब रिकर्सन होता है। सी आउट जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि सी का मतलब अलग होता है और आउट का मतलब अलग होता है, इसीलिए इसको सी आउट रीड किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो? कंसोल आउटपुट। ये सी आउट का फुल फॉर्म होता है, कंसोल आउटपुट। अब आप बताओ, आउटपुट मतलब तो पता है सबको कि आउटपुट का मतलब रिजल्ट होता है, लेकिन कंसोल का मतलब क्या होता है? कंसोल किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? कंसोल कंप्यूटर स्क्रीन को बोलते हैं जहाँ पे हमारा आउटपुट शो करता है। तो कंसोल इसलिए उसको बोला गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी सी प्लस प्लस का आउटपुट आता है तो ब्लैक कलर के स्क्रीन पे आता है। स्क्रीन जब आप रन करवाओगे तो स्क्रीन का कलर ब्लैक हो जाता है और ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट कलर में लिखा हुआ हमारा आउटपुट आता है। तो ब्लैक हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग कंसोल बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो सी आउट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली में? तो बहुत लोग बोलते हैं कि सी आउट एक फंक्शन है। सी आउट फंक्शन नहीं है, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। तो सी आउट को ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, फंक्शन क्यों नहीं बोलते? तो सी आउट को ऑब्जेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब सी आउट आप कंप्यूटर में टाइप करोगे तो वो मेमोरी लेता है, स्पेस लेता है, और कंप्यूटर में जो कुछ भी स्पेस लेता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आया? तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना वो क्लास के अंदर होता है, क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि हम लोग अगर बैठे हुए हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट हो गए और हम लोग इस क्लास के अंदर हैं। तो हम लोग अगर इस क्लास के अंदर हैं तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो। इस क्लास के अंदर आपको जो कुछ भी दिख रहा है, एवरीथिंग विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, वो सबका सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आप चेयर ले लो, फैन ले लो, हम लोग सब ऑब्जेक्ट हैं। तो बताओ, अगर पूछ दिया जाए कि ये जो चेयर है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो जिस क्लास में आप बैठे हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से अगर सी आउट एक ऑब्जेक्ट है तो सी आउट भी किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि सी आउट एक ऑब्जेक्ट होता है और ये पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ होता है उसको हम लोग प्री डिफाइंड बोलते हैं। प्री मीन्स होता है पहले से और डिफाइंड का मतलब होता है बना हुआ। तो सी प्लस प्लस में जितना भी वर्ड पहले से डिफाइन किया हुआ है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर ये पहले से बना हुआ है तो इसको हम लोग प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। तो कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट होता है? तो ये जो क्लास के अंदर होता है उस क्लास का नाम है ओ स्ट्रीम क्लास। ओ स्ट्रीम नाम का क्लास है जिसके अंदर हमारा सी आउट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम है ओ स्ट्रीम क्लास। तो अब अगर आपको कोई पूछता है कि सी आउट होता क्या है तो आपका आंसर एक लाइन में आप आंसर दोगे कि सी आउट ओ स्ट्रीम क्लास का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? सी आउट क्या है? ओ स्ट्रीम क्लास का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। अब क्वेश्चन है कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं कोडिंग में, ठीक है। यूज अगर इसका कर रहे हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ तो काम करता होगा ये। तो सी आउट का सिंपल फंडा है कि सी आउट यूज किया जाता है आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए कंसोल के ऊपर। आप कोड अगर मान लो कि 50 पेज का लिख रहे हो तो वो पूरा कोड आपका शो नहीं करेगा आउटपुट में। आउटपुट में शो वही करेगा जो किसके अंदर लिखा रहेगा, सी आउट के अंदर लिखा रहेगा। आप 100 पेज का भी कोड लिखोगे और उसमें अगर आप 10 बार सी आउट का यूज किए हो
उस प्रोग्राम के अंदर, तो आपका 10 आउटपुट्स आएगा और वही आउटपुट आएगा जो COT के अंदर लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो सिंपल लिखेंगे कि COT एक ऑब्जेक्ट होता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है OString क्लास का, और इसका यूज किया जाता है आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए कंसोल के ऊपर। समझ में आ गया? लिखिए डेफिनेशन लिखिए, COT लिख करके डैश होगा। COT इसमें आप लिखोगे COT is an object, COT is a predefined object, ये लिखो COT is a predefined object of OString class, which is used to display the output on the console. किसी को दिक्कत है COT समझने में? क्लियर हो गया? COT क्लियर है? अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है COT? इसका बेसिक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स जो होता है वो इस तरह से होता है। आपको COT लिखना है और डबल लेस देन देना है, डबल कोट। इसके अंदर आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हो जो आपका मर्जी। आप कोई मैसेज लिख सकते हो, अपना नाम डिस्प्ले करवा सकते हो, जो आप माने। ये यूजर फील्ड होता है, यहाँ पे यूजर अपना जो भी मैसेज होता है वो लिखता है। फिर डबल कोट क्लोज करेंगे और इसको सेमीकोलन से क्या करते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं। आप लोगों को पता है ना कि ये सेमीकोलन का काम क्या है? किसी भी लाइन को टर्मिनेट करना। जैसे कोडिंग जो बना है ना C++, वो अमेरिका में बना है। आप जब अमेरिकन बुक को पढ़ोगे ना, तो जैसे हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं बुक को, तो आप देखते हो कि जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो फुल स्टॉप दिया जाता है। फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? कि मेरा लाइन वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसी तरह से जब आप अमेरिकन बुक पढ़ोगे ना, तो अमेरिका में फुल स्टॉप के जगह पे सेमीकोलन दिया जाता है। अमेरिका में उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपका लाइन कंप्लीट हो रहा है, वो एंड ऑफ लाइन को दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे इंडिया में एंड ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए फुल स्टॉप का यूज करते हैं, उसी तरह से अमेरिका में सेमीकोलन का यूज किया जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? तो देखो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। अब बहुत स्टूडेंट ना इसको डबल लेस देन को डबल लेस देन पढ़ते हैं। ये मैथ्स के हिसाब से आप अपने काम को आसान कर रहे हो, इसको डबल लेस देन करते रहे हो। लेकिन जो है कोडिंग में डबल लेस देन को डबल लेस देन नहीं बोला जाता है। आ जाओ आगे आ जाओ। देखो इसमें डबल लेस देन को डबल लेस देन नहीं बोला जाता है। डबल लेस देन को इंसर्शन ऑपरेटर, आउटपुट ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर बोलते हैं। ये जो डबल लेस देन है यहाँ पे लिखा हुआ C++ में डबल लेस देन को डबल लेस देन नहीं बोला जाता है। आप अपने काम को आसान करने के लिए बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली में ये ऑपरेटर है। और C++ के अंदर जितना भी सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो सबका सब ऑपरेटर है। तो ये भी ऑपरेटर है, लेकिन इसका नाम है। तो इस ऑपरेटर को 3 नामों से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग जो है डबल लेस देन को इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर इसको आउटपुट ऑपरेटर बोला जाता है, या फिर इसको पुट टू ऑपरेटर बोला जाता है। लिख देते हैं हेयर। हेयर मतलब यहाँ पर डबल लेस देन इज known as insertion operator और output operator और put to operator ये बोला जाता है। ठीक है, सबसे
सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है डबल लेस देन को सी प्लस प्लस में क्या बोलते हैं, तो ये ज़्यादा फेमस है, इसको हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल को समझो। अगर आप डबल सीऑट के अंदर कुछ मैसेज डालते हो, जैसे आपने लिखा सीऑट डबल लेस देन डबल कोट और यहाँ पे लिखते हो वेलकम टू इंडिया, ये आप लिखते हो और डबल लेस देन डबल कोट सेमीकोलन, ये आपने दे दिया। ये आप यहाँ पे मैसेज कुछ भी डाल सकते हो। सीऑट में आपने लिखा है वेलकम टू इंडिया, ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। सीऑट में वेलकम टू इंडिया लिखो तो आपके कंसोल के ऊपर जो डिस्प्ले करेगा आउटपुट वो सेम रिजल्ट आएगा जो आपने लिखा है सीऑट के अंदर, तो आपका आउटपुट आएगा वेलकम टू इंडिया, ये एज इट इज आएगा। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है सीन। सीन लिख करके डैश दो, सीन। सीन सीन का फुल फॉर्म बता सकते हो आप लोग? कंसोल इनपुट। क्या होता है? कंसोल इनपुट। इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट। ये सीन का फुल फॉर्म होता है। तो देखो, अगर सीऑट एक ऑब्जेक्ट होता है तो सीन भी क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। सीऑट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो सीन भी पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो बताओ, अगर सीन एक ऑब्जेक्ट है तो इसका भी क्लास होगा ना, और इसके भी क्लास का नाम होगा। जैसे सीऑट का क्लास नेम क्या है? ओ स्ट्रिंग, और सीऑट क्या है? सीऑट एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो क्लास नेम है वो है ओ स्ट्रिंग, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट। समझोगे इसमें? ये एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सीन भी क्या है? एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इसका क्लास का नाम क्या है? तो सीन का जो क्लास नेम है उसका नाम है आई स्ट्रिंग। क्या नाम है क्लास का नाम? आई स्ट्रिंग। आई स्ट्रिंग क्लास, ये भी प्री डिफाइंड क्लास है। जैसे सीऑट से आउटपुट डिस्प्ले होता है, इसीलिए उसका क्लास नेम है ओ स्ट्रिंग। समझ में आया? ओ मीन्स आउटपुट, और इससे इनपुट होता है, इसीलिए इसका क्लास क्या है? आई स्ट्रिंग। आई मीन्स इनपुट। तो सीन एक ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जिसका क्लास है आई स्ट्रिंग। अब इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? सीन का यूज क्यों किया जाता है सी प्लस प्लस में? तो सीन के थ्रू हम लोग इनपुट करते हैं। सीन का यूज किया जाता है डेटा को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, और इनपुट कहाँ से करते हैं? कीबोर्ड से, विद द हेल्प ऑफ यूजर। इनपुट कौन करेगा? यूजर करेगा। यूजर चाहता है अगर इनपुट करना प्रोग्रामिंग में, तो सीन का यूज करके वो डेटा को इनपुट करेगा। तो हम लोग इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। सीन एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है आई स्ट्रिंग का, और इसका यूज किया जाता है डेटा को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। कहाँ से? कीबोर्ड से, और किसके हेल्प से? यूजर के हेल्प से। आ गया समझ में? ठीक है, लिखिए इसको। देखो, सीन is a predefined object which is used to enter the data from the keyboard with the help of user, आ गया समझ में? इसका भी सिंटैक्स होता है, और इसके भी सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा।
देखो इसका सिंटैक्स क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। सेम सिंटैक्स सेम लिखना है, डबल ग्रेटर देन और वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम लिखना होगा जिस वेरिएबल में आप वैल्यू को स्टोर करोगे, और सेमी कॉलन देना है, सेमी कॉलन। इसमें आप समझोगे डबल, जैसे हम लोग सीऑट में डबल लेस देन को क्या बोलते थे, इंसर्शन ऑपरेटर बोला जाता था या नहीं, उसी तरह से सीन में भी डबल ग्रेटर देन को कुछ ना कुछ नाम होगा, इसको कुछ और नामों से हम लोग जानते होंगे। तो सीन में डबल ग्रेटर देन को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या इनपुट ऑपरेटर या फिर गेट टू ऑपरेटर बोलते हैं, इसका नाम चेंज हो जाता है C++ में। तो C++ में जो है हेयर लिख दे रहे हैं, हेयर यहाँ पर डबल ग्रेटर देन इज नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोला जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट ऑपरेटर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं गेट टू ऑपरेटर। गेट टू ऑपरेटर ये बोला जाता है, ठीक है। अब आप इसमें समझोगे इसका भी सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स तो लिख लिए, अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लो कि आपको 4 वैल्यू इंटर करना है, तो 4 वेरिएबल लेना पड़ेगा। जितना वैल्यू आप कंप्यूटर में इनपुट करोगे उतना वेरिएबल आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक वेरिएबल लेते हो और 4 वैल्यू इनपुट करते हो तो चारों वैल्यू इनपुट नहीं होगा वेरिएबल में, किसी एक ही वैल्यू को आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपको 3-4 वैल्यू इनपुट करना है तो उसके लिए 3-4 वेरिएबल लेना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब ये होगा कि जितना वैल्यू आप इनपुट करोगे उतना वेरिएबल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि हम 3 वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 वेरिएबल होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सिन डबल ग्रेटर देन ए, डबल ग्रेटर देन बी, डबल ग्रेटर देन सी। ये तरीका है लिखने का वेरिएबल। जितना वैल्यू रहेगा उतना वेरिएबल आपको लिखना है, और जितना बार वेरिएबल आप लिखोगे उतना बार डबल ग्रेटर देन यूज करना है। बहुत स्टूडेंट इसको शॉर्टकट लेते हैं, बहुत स्टूडेंट को लगता है कि इस तरह से लिख देंगे ना, सेम डबल ग्रेटर देन ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हमारा वैल्यू इनपुट हो जाएगा। लेकिन ये गलत तरीका है। सिंटैक्स है ना, इसका भी ग्रामर है, ये फिक्स ग्रामर है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप इंग्लिश सीखते हो तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है, उसी तरह से C++ भी एक लैंग्वेज है, इसका फिक्स ग्रामर दिया गया है, उस ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि हम रेंडमली जैसे मन करे वैसे वैल्यू को इनपुट कर ले तो वो काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ये फिक्स सिंटैक्स है। अगर आप इसमें 3 वेरिएबल लिखे हो तो आपको 3 बार वैल्यू इनपुट करने का ऑप्शन देगा। अब मान लो कि आप कीबोर्ड से 10 वैल्यू इंटर किए, तो 10 जब इनपुट करोगे तो ये पहला वाले वेरिएबल में चला जाएगा, फर्स्ट में असाइन हो जाएगा। फर्स्ट में अगर आप ए लिखे हो तो हमारा वैल्यू ए में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। बहुत लोग को लगता है कि ABCD में पहले ए आता है, इसीलिए ये पहला वैल्यू इनपुट किए तो पहले ए में चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर यहाँ सी लिख दोगे ना पहले, तो आप जब पहला वैल्यू इनपुट करोगे पहला वैल्यू सी में चला जाएगा। उसको ABCD से मतलब नहीं है, पहले जो वेरिएबल मिलेगा हमारा वैल्यू उसी में इनपुट होगा। समझ में आया, ठीक है। आप अगर 5 इनपुट करते हो तो ये सेकेंड वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। आप 20 इनपुट करते हो तो ये 20 जो है वो थर्ड वेरिएबल में जाकर के इनपुट हो जाएगा। मीन्स जो सीक्वेंस में आपका वेरिएबल लिखा रहेगा उसी सीक्वेंस में वैल्यू इनपुट होगा। समझ में आ गया पॉइंट, ठीक है। आप इसको रेंडम अगर लिखते हो, पहले बी लिख दिया फिर सी लिख दिया लास्ट में ए लिख दिया, तो भी वैल्यू इनपुट हो जाएगा, लेकिन पहले जो रहेगा पहला वैल्यू उसी में जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप अगर उसको जैसे जैसे रेंडमली लिखते हो तो आप खुद कंफ्यूज करोगे आगे जाकर। मान लो आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप रेंडम वैल्यू इनपुट किए हो, ABCD रेंडमली लिखे हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले ए लिखे थे, बी लिखे थे कि सी लिखे थे।
तो हम लोग तो कंफ्यूज कर जाएंगे, अपना कोड को तुम खुद एडवांस बना दे रहे हो। तो हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग सीक्वेंस को ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं। समझ में आया? अगर सीक्वेंस को नहीं, अगर रेंडमली हम लोग का माइंड रीड करता तो रेंडमली याद कर लेते, लेकिन सीक्वेंस में लिखने से क्या होता है, हम लोग अपने काम को आसान कर देते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि हमको पता है कि पहले ABCD में पहले ए आता है, तो हम लोग ए ही समझेंगे कि पहला वैल्यू ए में गया, दूसरा वैल्यू बी में गया, तीसरा वैल्यू सी में गया, ये हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन रेंडम आप पहले सी लिख दोगे, फिर ए लिखोगे, फिर बी लिखोगे, तो आप खुद एडवांस कर दे रहे हो कोड को, और आप आगे जाके खुद कंफ्यूज कर जाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल लिखेंगे वो सीक्वेंस में लिखेंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये सिंटैक्स है सेम का, और ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये एरर है, ऐसे लिखोगे तो काम नहीं करेगा, ये एरर है। अगर किसी के दिमाग में इस तरह से चल रहा है तो उसको दिमाग से निकाल दो, ये काम नहीं करेगा। नहीं देख सकते, अगर ऐसा होता है ना तो फोल्डर लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और एक जगह से आप फोल्डर को लॉक करते हैं तो हम दूसरी जगह से देख लेते हैं। लेकिन जो डेटा जिस फोल्डर के अंदर होता है, उस फोल्डर को जब तक आप ओपन नहीं करोगे तब तक उसके डेटा को आप रीड नहीं कर सकते हो, उसके डेटा को आप देख नहीं सकते। उसी तरह से iostream.h एक फाइल है, जैसे ये इमेज फाइल है, इसी तरह से आपका जो है iostream.h भी एक फाइल है, ये भी एक फाइल है। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसका नाम है सीन और सीऑट। ये दोनों ऑब्जेक्ट अवेलेबल है iostream.h के अंदर। तो बताओ, अगर सीन और सीऑट का यूज करना है तो इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तब ना ये दोनों काम करेगा। इसको ओपन नहीं करेंगे तो सीन और सीऑट काम नहीं करेगा, ना ही आपके प्रोग्राम में इनपुट होगा, ना ही आपके प्रोग्राम में आउटपुट होगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये फाइल को ओपन करेंगे कैसे? ये नॉर्मल फाइल है, इमेज फाइल, ये फाइल क्लिक करने से ओपन हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल फाइल नहीं है, ये C++ प्रोग्राम फाइल है। ये फाइल क्लिक करने से ओपन नहीं होता है, इसको ओपन करने के लिए कोडिंग लिखना पड़ेगा। ये फाइल कोड से ओपन होगा, डायरेक्ट आप चाहोगे कि हम क्लिक करके फाइल को ओपन कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो इसका लिखने का तरीका होता है, हैश लिखेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन iostream.h। इस तरह से जब आप लिखोगे तो ये जो तुम्हारा फाइल है, ये फाइल ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब आपको इसका मतलब भी बताएंगे कि हैश इंक्लूड क्या होता है, जब हेडर फाइल पढ़ाएंगे। समझ में आया? हैश इंक्लूड जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ठीक है, ये सबसे पहले कोड में एग्जीक्यूट करता है। हमारा जो कंपाइलर है वो सिर्फ हैश इंक्लूड को समझता है, हैश इंक्लूड iostream.h को समझता है, और iostream.h सीऑट और सीन को समझता है। हमारा जो कोड है वो लिंकिंग पे चलता है, लिंक से काम करता है। ऐसा नहीं समझना कि जो कंपाइलर है वो सबको समझ लेता है, नहीं, कंपाइलर ये हैश इंक्लूड से सारे कोड को एग्जीक्यूट करवा देता है। तो ये जब हेडर फाइल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको दिमाग में ये रखना है कि सीऑट और सीन का जो हेडर फाइल होता है वो होता है iostream.h हेडर फाइल। क्या होता है? iostream.h हेडर फाइल। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, सीन एंड सीऑट, सीन एंड सीऑट objects are defined inside the iostream.h header file। iostream.h हेडर फाइल, iostream.h को अंडरलाइन कर दीजिए। सीऑट और सीन का हेडर फाइल क्या होता है? iostream.h। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझ। अब हम लोग इसमें एक CLR ACR फंक्शन का यूज करते हैं कोड को लिखने के लिए। CLR ACR फंक्शन यूज करते हैं। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है।
तो इसका काम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म से पता चल जाएगा। ये जो है ना, ये फंक्शन को दो वर्ड को मिला करके बनाया गया है। CLR का मतलब क्या होता है? क्लियर, और SCR का मतलब स्क्रीन। मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। CLR SCR ये करता क्या है? तो ये प्रीवियस वाले आउटपुट को क्लियर करता है। मतलब जो पहले आउटपुट आता है उसको ये क्लियर कर देता है। जैसे मान लो कि एक कंप्यूटर है, ठीक, इसको ध्यान से समझिए। ये कंप्यूटर है। अब मान लो कि इस कोचिंग में, इस इंस्टीट्यूट में एक कंप्यूटर है। तो बताओ, एक कंप्यूटर में बहुत सारे स्टूडेंट आके प्रैक्टिकल करेंगे इसमें, ठीक है। अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टूडेंट आ रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। तो फर्स्ट स्टूडेंट आया प्रैक्टिकल करने के लिए, ये पहला नंबर स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट। ये कुछ प्रिंट करवाना चाहता है स्क्रीन पे सीऑट के हेल्प से। तो इन्होंने क्या किया, एक मैसेज डाला सीऑट हेलो। ये हेलो प्रिंट करवाया स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो हेलो है ये कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देगा हेलो। ये प्रिंट हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइम में सेकेंड स्टूडेंट आता है प्रैक्टिकल करने के लिए। अब ये सेकेंड टाइम में दूसरा स्टूडेंट आया, और तो ये भी कुछ ना कुछ तो प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे ये प्रिंट करवाना चाहता है सीऑट वेलकम। ये वेलकम प्रिंट करवाया। तो क्या होगा कि ये वेलकम तो यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ तक कि स्पेस भी नहीं होगा। इस तरह से इसका आउटपुट शो करेगा। तो इस स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लिखा था स्क्रीन पे वही आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसको प्रॉब्लम होगा। ये बोलेगा कि हमने तो सिर्फ वेलकम लिखा था, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ रहा है हेलो, हेलो वेलकम आ रहा है, और मेरा हेलो और वेलकम में स्पेस भी नहीं, वो एक साथ आ रहा है। तो हेलो आया कहाँ से? तो आप अगर टीचर रहोगे तो आप ही इसको बताओगे कि बाबू ये पहले जो गया था ना स्टूडेंट, वो प्रैक्टिकल करके गया है, ये उसका वाला आउटपुट है और ये तेरा वाला आउटपुट है। तो ये स्टूडेंट बोलेगा कि ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि हेलो जो है पहले जो प्रैक्टिकल करके गया था उस स्टूडेंट का है और वेलकम मेरा है। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरा आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, दूसरा का आउटपुट नहीं आना चाहिए हमारे स्क्रीन पे। तो आप उसको क्या बोलोगे कि क्लियर स्क्रीन यूज करो, तो सिर्फ तुम्हारा आउटपुट आएगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा। अब इसके माइंड में तो चल रहा है कि हमको क्लियर स्क्रीन यूज करना है, तो सिर्फ मेरा आउटपुट आएगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा। तो ये क्या किया, ये यहाँ पे यूज कर दिया। क्या ये सही जगह है? ये बच्चा और प्रॉब्लम में फंसेगा। अब क्या होगा ये बताते हैं। सबसे पहला कोड ये हमारा हेलो प्रिंट कर दिया। उसके बाद पहले सीऑट ये वाला काम करेगा, तो ये वेलकम प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो है ना, ये पूरा आउटपुट खत्म, स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, पूरा खाली दिखेगा। तो बताओ, अब ये तो बोलेगा सर मेरा वाला भी चला गया, जो मेरा आउटपुट आया था वो भी खत्म हो गया, तो सिर्फ मेरा आउटपुट तो आना चाहिए। तो बताओ इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होगा लिखने का? सीऑट के ऊपर। मतलब सीऑट से पहले हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज करेंगे। कभी भी जब आप आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो सीऑट से पहले यूज करो। सीऑट के बाद यूज करोगे तो जो पहले वाला रहेगा उसको भी ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे होना चाहिए, CLR SCR फंक्शन। अब क्या होगा, इसका आउटपुट प्रिंट होगा, उसके बाद क्लियर स्क्रीन हेलो को हटा देगा और वेलकम सिर्फ शो करेगा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, बहुत स्टूडेंट को पूछा जाता है कि CLR SCR फंक्शन का काम क्या है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि स्क्रीन को क्लियर करता है। ये BCA लाइक आंसर नहीं है। ये 11th-12th का स्टूडेंट ऐसा आंसर देगा तो चल जाएगा, समझ में आया? आपको आंसर देना ये है कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो है वो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है। कहाँ से? स्क्रीन से। स्क्रीन से प्रीवियस वाले आउटपुट को हटा देता है और उसके बाद जो आउटपुट आता है वो रहने देता है। समझ में आया? इसमें लिखिएगा, इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। क्लियर स्क्रीन लिख करके डैश दिए हो ना, इसमें लिखो इट इज अ प्रीडिफाइंड function which is
used to clear the previous output, clear the previous output, clear the previous output। आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट एक और फंक्शन है getCH फंक्शन। ठीक है, getCH फंक्शन लिख करके डैश दो। आप लोग बताओ इसका यूज आपने सी लैंग्वेज में क्या होगा? getCH का काम क्या है? कोई भी? किसको होल्ड करता है? प्रोग्राम को। तो बताओ प्रोग्राम को होल्ड कर देगा तो कैसे रन करेगा? किसको होल्ड करता है? OnioDotH को। आउटपुट होल्ड करता है। कहाँ पे होल्ड करता है? स्क्रीन पे। है ना? प्रोग्राम होल्ड नहीं करता, आउटपुट होल्ड करता है। प्रोग्राम तो रन होगा तब ना आउटपुट आएगा। अब तुम प्रोग्राम को ही होल्ड कर लो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या हम लोग जो है getCH का यूज प्रोग्राम के लास्ट में ही कर सकते हैं, प्रोग्राम के बीच में नहीं कर सकते। और एक प्रोग्राम में एक ही getCH यूज कर सकते हैं। अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा सर अभी तक तो कोड लिखे हैं और लास्ट में ही यूज हुआ है, एक ही बार यूज हुआ है। दो बार कौन कौन किए getCH का यूज? मल्टीपल टाइम्स कोई किए हो एक ही प्रोग्राम में getCH का यूज? getCH का कोई फिक्स जगह नहीं है। आप एक प्रोग्राम में 1,00,000 बार getCH यूज कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन क्या होगा कि जहां getCH यूज होगा वहीं आपका आउटपुट होल्ड हो जाएगा, वहीं प्रोग्राम रुक जाएगा। उसके बाद जो लिखा रहेगा कोड, वो कोड रन नहीं करेगा। वो रन कब करेगा? जब आप कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस करोगे, कीबोर्ड का कोई भी बटन दबा दिया तो फिर अगला कोड रन कर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग आउटपुट को होल्ड करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। ये हमारा मान लो कि कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है, तो ये COUT लिखेगा। एक स्टूडेंट है, ये वेलकम प्रिंट करवाना चाहता है कंप्यूटर स्क्रीन को, तो सिर्फ ये वेलकम लिख के छोड़ दिया। तो क्या होगा ना कि हमारा कोड बिना getCH का भी काम करेगा। क्लियर स्क्रीन, getCH, ये सब ऑप्शनल कोड है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसका यूज कोडिंग में कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो करेंगे तो क्या फायदा होगा और नहीं करेंगे तब क्या होगा, दोनों रीजन पता होना चाहिए स्टूडेंट को। तो देखो, अगर आप प्रोग्राम में getCH का यूज नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम रन करेगा, आउटपुट भी आएगा, लेकिन क्या होगा कि आउटपुट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रुकेगा नहीं, आएगा तुरंत चला जाएगा। जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, टीवी देखते हैं तो देखना कि सिग्नल जाता है तो टीवी फ्लैक्चुएट करता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बस सेम वैसे ही होगा, रन करवाओगे थोड़ा सा ब्लैक होगा 1 सेकेंड के लिए और तुरंत भी वापस आ जाएगा। आउटपुट रुकेगा ही नहीं, कोड रन कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आ रहा है तुरंत चला जा रहा है, आ रहा है स्क्रीन पे आउटपुट और तुरंत चला जा रहा है। तो बताओ अगर हमारा आउटपुट स्क्रीन पे नहीं रुकेगा तो हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या गलत आ रहा है? कुछ टाइम तक स्क्रीन पे रुकेगा तब ना हम लोग को समझ में आएगा कि हमारा आउटपुट सही है या गलत है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो देखो ये क्या किया, इसको आप बोलोगे कि अगर आप इस आउटपुट को, वेलकम को कंप्यूटर स्क्रीन पे रोकना चाहते हो तो आप क्या करो, getCH यूज करो, तो तुम्हारा आउटपुट जो है स्क्रीन पे होल्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करता है, getCH COUT से पहले यूज कर लेता है। ठीक है, ये यूज करोगे कोड में एरर नहीं आएगा, आपका कोड बिल्कुल रन करेगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि देखो तो COUT से पहले getCH है ना, है या नहीं है? तो क्या होगा, getCH का काम है आउटपुट को होल्ड करना, कंसोल को रोक देना। ठीक है, जैसे getCH रन करेगा ये कंसोल को होल्ड कर देगा, रोक दिया। अब बताओ मेरा कंसोल तो यही रुक गया, अब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आगे बढ़ेगा तब ना वेलकम डिस्प्ले होगा। तो ये वही कहानी हो गया ना कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको बीच रास्ता से रोक दो, उधर ही रुको 2-4 दिन, उसके बाद मेरे घर पे आना। तो ये क्या कर रहा है ना, ये इसके लिए गेस्ट है, इसको आने नहीं दे रहा,
पहले ही रोक दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम करता है गेट सी एच अगर सी ऑट से पहले यूज करोगे तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग के यहाँ कोई आ रहा है गेस्ट, उसको पहले घर पे आने देते हैं आराम से, उसके बाद उसको रोकते हैं कि 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, जितना दिन रुकना है रुको। ठीक है, ये तो वो काम कर रहा है, आने भी नहीं दे रहा है, पहले रोक दे रहा है, तो वो काम नहीं करना है। ये गेट सी एच का यूज आप यहाँ पे करो, इस जगह पे गेट सी एच। अब क्या होगा, वेलकम यहाँ डिस्प्ले होगा। वेलकम डिस्प्ले होने के बाद ये आउटपुट को होल्ड करेगा, उसके बाद आपका स्क्रीन का आउटपुट रुकेगा। तो कब तक रुका रहेगा? जब तक आप कीबोर्ड का कोई बटन ना प्रेस करो। कीबोर्ड का कोई भी की प्रेस कर दोगे, आपका आउटपुट आप बैक चलाओगे जहाँ से आप कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे आ जाओ और आप चाहते हो ये मेरा रुका रहे, तो कीबोर्ड का कोई बटन नहीं प्रेस करो, पूरा दिन रात छोड़ दो, ऐसे ही रुका रहे। ठीक है, वापस जाना है कोड में, तो कीबोर्ड का कोई भी बटन, जो बटन मन करे वो बटन दबा दो, आपका बैक चला आओगे जहाँ से आप कोडिंग करें। समझ में आ गया? तो सी ऑट का काम क्या है? आउटपुट को आउटपुट को होल्ड करना। कहाँ पे? कंसोल के ऊपर आउटपुट को होल्ड करता है। लिखिए इसको, इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, it is a predefined function which is used to hold the output on the console console के ऊपर आउटपुट को क्या करता है? होल्ड करता है। समझ में आ गया? अब देखिए, हम क्या बोले कि कंपलसरी नहीं, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच कंपलसरी नहीं। ठीक है, इसका यूज आप कोडिंग में कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। नहीं करोगे फिर भी आपका प्रोग्राम रन होगा, करोगे फिर भी रन होगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि आप जब यूज करोगे क्लियर स्क्रीन का तो आपका प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाएगा, और गेट सी एच का यूज करोगे तो आउटपुट होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों में एक का भी यूज नहीं करोगे तो आपका स्क्रीन क्लियर नहीं होगा और आउटपुट होल्ड नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम रन करेगा, प्रोग्राम में कुछ भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन का यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, तो इसका एक स्पेशल हेडर फाइल होता है। जब तक आप उस हेडर फाइल का यूज नहीं करोगे तब तक वो दोनों काम नहीं करेगा, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। तो इसका हेडर फाइल क्या होता है? conio.h। तो लिखिए, बोथ फंक्शंस आर, देखो, बोथ फंक्शंस are defined inside the conio.h header file। conio.h header file आ गया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा हेडर फाइल। बार बार नाम आ रहा है हेडर फाइल, तो हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल के बारे में आप लोग बता सकते हो? कोई भी हेडर फाइल का नाम सुना हो ना, बार बार हेडर फाइल बोलते हो। तो हेडर फाइल होता क्या है? जैसे फाइल होता है वैसे ही ये भी एक फाइल है, लेकिन ये C++ प्रोग्राम फाइल है, और जितना भी हेडर फाइल लिखा रहेगा उसका एक्सटेंशन होगा .h। जो भी वर्ड लिखा रहे, जैसे आप अभी iostream.h पढ़े तो उसमें .h लगा हुआ है ना, फिर नाम बदल गया, फिर हम लोग कोनियो पढ़े तो कोनियो.h, उसमें भी .h लगा हुआ है,
तो हेडर फाइल का पहचान होता है .h। जैसे पीडीएफ फाइल होता है, तो पीडीएफ में नाम कुछ भी रहे, .pdf उसमें लगा रहता है। आप कोई MS वर्ड का फाइल ले लो तो उसमें .docs लगा हुआ रहता है लास्ट में। तो ये फाइल का एक्सटेंशन से हम लोग समझ जाते हैं कि ये किस टाइप का फाइल है, और हमारा मशीन भी एक्सटेंशन से समझ जाता है और उसी में उस पेज को लॉगिन करता है। एक्सटेंशन समझ के ही लॉगिन करता है। जैसे मान लो आपका पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ के फॉर्म में लॉगिन करेगा, डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लॉगिन करेगा, आपका कोई पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है तो उसका पीपीटी होता है तो पीपीटी में उसको लॉगिन करेगा। आप जैसे इमेज में सेव करके रखे हो तो .jpg होता है या .png होता है, इस फॉर्म में उसको ओपन करेगा। उसी तरह से हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल का पहचान .h होता है। समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि हेडर फाइल C++ प्रोग्राम फाइल होता है जिसके साथ .h एक्सटेंशन होता है। .h उसका पहचान होता है। समझ में आया? हेडर फाइल का काम क्या है? तो हेडर फाइल का काम है जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो भी पहले से बना हुआ फंक्शन है और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, उसके डेफिनेशन को इंक्लूड करता है प्रोग्राम के अंदर, उसके काम को लाने का काम करता है प्रोग्राम के अंदर। अगर हेडर फाइल यूज नहीं करोगे तो COT और C नहीं काम करेगा, क्लियर स्क्रीन .ch फंक्शन काम नहीं करेगा। तो उसके काम मीन्स हो गया डेफिनेशन। उसके डेफिनेशन को प्रोग्राम के अंदर जो ला रहा है वो कौन ला रहा है? हेडर फाइल ला रहा है। आप conio.h और iostream नहीं यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो सिंपल है, अगर कोई पूछता है कि हेडर फाइल क्या होता है तो आप आंसर दोगे हेडर फाइल C++ प्रोग्राम फाइल होता है जिसका पहचान .h होता है। हेडर फाइल इंक्लूड करता है सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के डेफिनेशन को प्रोग्राम के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखिए इसमें हेडर फाइल इज अ हेडर फाइल इज अ C++ प्रोग्राम फाइल with .h extension, with .h extension, with .h extension, full stop। उसके बाद लिखिएगा this file includes the definition of all the predefined functions and objects in the program। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे हम लोग हेडर फाइल को लिखते हैं, ये समझना है। तो ये एग्जाम्पल है। हेडर फाइल इस तरह से लिखा जाता है, हैश इंक्लूड लेस देन iostream .h greater than hash include less than conio.h greater than hash include less than map.h greater than। इस तरह से हम लोग हेडर फाइल को लिखते हैं। string.h एक्सेट्रा। और भी बहुत सारा हेडर फाइल होता है। हैश इंक्लूड जो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, इसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। हैश इंक्लूड को इट इज known as preprocessor
डायरेक्टिव, ये बोला जाता है। ये सबसे पहले करनी है। इसको हम लोग हैज नहीं पढ़ते हैं, हैज पढ़ते हैं। हैज, HASH, हैज। हो गया लिखा हुआ?